एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ओबी को, और आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड मॉडल्स ऑफ ओबी के बारे में, और वो भी डिटेल में। प्रीवियस वीडियो की लिंक आई बटन पे मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचर के बारे में। देखो, नेचर में बहुत सी चीजें हैं। फर्स्ट है अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एंड नॉट अ डिसिप्लिन ओनली। देखिए, डेफिनेशन कहता है कि जो ओबी है ना, वो एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, ना ही तो ये साइंस है ना ही तो ये आर्ट्स है। अगर हो सके, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल फाउंडेशन भी इसका है, थोड़ा सा साइंटिफिक भी है। आप इसको ये नहीं कह सकते कंप्लीट तरीके से कि हाँ ये एक तरीके का साइंस है, ये एक तरीके की आर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे थ्योरेटिकली देख रहे हैं। ये कंप्लीट ही एक अलग डिसिप्लिन है, एक पर्टिकुलर एक सिंगल डिसिप्लिन आप नहीं बोल सकते। ये क्या कहते हो आप इसको? मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आप इसको बोल सकते हो। मींस कि किसी स्पेसिफिक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे ये नहीं बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली साइंस पे बेस्ड है, कंप्लीटली आर्ट्स पे बेस्ड है, ऐसा नहीं है। एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है। मींस कि इट इज बेटर रीजनेबल टू कॉल ओबी अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी रेदर देन अ डिसिप्लिन। इसको एक खास पर्टिकुलर डिसिप्लिन आप नहीं बोल सकते, ये कंप्लीट ही अलग है। नेक्स्ट है एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है ना, वो किसी एक डिसिप्लिन को मिला के नहीं बनाया जाता। मींस कि आपने साइकोलॉजी ले लिया, आपने इंग्लिश ले लिया, आपने साइंस ले लिया, आपने कुछ एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन ले लिया और उसी से आप सारे रिसर्च कर लो, उसी से सारी स्टडी कर लो, एनालिसिस कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। ओबी में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जाता है। मींस जब हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं वर्क करने के दौरान, तो उनको आप किसी एक डिसिप्लिन की हेल्प लेकर के स्टडी नहीं कर सकते। मींस कि जो ओबी है ना, वो सारे डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करता है, सारे डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करता है, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और इन सभी को इंटीग्रेट करके एक स्टडी करता है, एनालिसिस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो किसी के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आप किसी एक डिसिप्लिन या एक अप्रोच से आप किसी भी स्टडी को नहीं कर सकते, खास करके बिहेवियर की स्टडी को। तो ओबी जो है ना, वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, बहुत सारे डिसिप्लिन को मिला करके बनाया गया अप्रोच है। दैट इज एन एप्लाइड साइंस। ओबी बेसिकली क्या करता है? एप्लीकेशन करता है बहुत से रिसर्चेस का टू सॉल्व द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे रिलेटेड जो हुए रिसर्च होते हैं ना, उनको अप्लाई करता है उस प्रॉब्लम में और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। बेसिकली ओबी जो है ना, वो रिसर्चेस को अप्लाई करने का मेन काम करता है, उस पर मेन कॉन्सेंट्रेट करता है। लेकिन जो प्योर साइंस होता है, वो मेन कॉन्सेंट्रेट करता है फंडामेंटल रिसर्च पे, कि रिसर्च को किस तरीके से प्रैक्टिस में लाया जाए। मींस कि काउज एंड इफेक्ट को स्टडी करके किस तरीके से किसी थ्योरी को डेवलप किया जाए, किस तरीके से कोई थ्योरी बनाई जाए, प्योर रिसर्च पे फोकस करता है। लेकिन ओबी किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है? अप्लाइड रिसर्च पे। मींस कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी रिसर्च को किस तरीके से अप्लाई किया जाए कि उस प्रॉब्लम से टैकल किया जाए, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस भी की जा सके। तो ओबी क्या इन्वॉल्व करता है? बोथ अप्लाइड रिसर्च एंड इट्स एप्लीकेशन। मींस कि अप्लाइड रिसर्च भी है और साथ ही साथ रिसर्च का एप्लीकेशन, दोनों ही इन्वॉल्व होता है ओबी के अंदर। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ओबी क्या है? कि अप्लाइड साइंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है प्योर साइंस और ओबी में? प्योर साइंस थ्योरी को डेवलप करने में मेन कॉन्सेंट्रेट करता है, हमें थ्योरीज बनानी है। लेकिन ओबी क्या करता है? किस तरीके से थ्योरीज को इंप्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट क्या है? नॉर्मेटिव साइंस। देखो, while the positive science discuss only cause and effect relationship, बेसिकली साइंस में क्या करते हैं हम? काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बेसिकली डील करते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज हम देखते हैं साइंस में। लेकिन ओबी क्या करता है? अप्लाइड रिसर्च के फाइंडिंग्स पे मेन फोकस करता है कि भाई हम अगर जो हमने रिसर्च किया ना, उसको अगर हम सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के किसी प्रॉब्लम पे
अप्लाई करते हैं तो क्या वो एप्लीकेबल करने के बाद क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है या नहीं। मींस कि वो एक नॉर्मेटिव साइंस है, वो नॉर्मल तरीके से सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे? उस पर्टिकुलर रिसर्च को अप्लाई करके, ना कि प्योर रिसर्च करके। मींस कि हम लोग काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेसिकली सिर्फ फोकस नहीं कर रहे, थ्योरी बना रहे हैं और उस थ्योरी को अप्लाई भी कर रहे हैं ताकि हमारा जो मेन गोल है वो अचीव कर पाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव साइंस। नेक्स्ट देख लीजिए, ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। काफी आशावादी अप्रोच होता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ना, वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्यों है? क्योंकि वो लोगों के प्रति ये सोचता है कि लोग जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल के लिए अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। इट डील विद द थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये बेसिकली किसको डील करता है? लोगों की थिंकिंग और उनके फीलिंग के रिलेटेड डील करता है। वो भी ये बिलीव करता है कि जो लोग होते हैं उनका इनेट डिजायर होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, क्रिएटिव हो और प्रोडक्टिव हो। ये और भी रियलाइज क्या करता है कि लोग जो काम करते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर कंडीशन और प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए। तो इन्वायरमेंट इफेक्ट परफॉर्मेंस और वर्कर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। काफी आशावादी होता है। वो भी ये मानता है कि भाई अगर आप सही इन्वायरमेंट दोगे तो आपके जो वर्कर हैं वो अपने पूरे 100% देंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है ना वो वर्कर के परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अप्रोच में क्या होता है? इस अप्रोच में सारे चीजें, जो सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको इंटीग्रेट किया जाता है जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ये जो सिस्टम अप्रोच होता है ये डेवलप किया गया था बिहेवियरल साइंटिस्ट के द्वारा। किस लिए किया गया था? टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर इन व्यू ऑफ हिज हर सोशियो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क। बिहेवियरल साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था ये जानने के लिए, ये एनालाइज करने के लिए कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है उनके सोशियो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के थ्रू। एक मैन का जो सोशियो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता है ना वो इंसान को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जो सिस्टम अप्रोच होता है वो ये ट्राई करता है कि इस कॉम्प्लेक्सिटीज को वो दूर कर पाए और इसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर पाए। नेक्स्ट देखो, बहुत से मॉडल्स होते हैं, उसमें क्या है? ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल, कोलिजियल मॉडल एंड सिस्टम मॉडल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ऑटोक्रेटिक मॉडल। ये जो मॉडल है ये काफी पुराना है, इसका बहुत ही हिस्टोरिकल पास्ट है ना। ये 1800 टू 1900 के करीब आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में। इट गिव्स द ओनर्स एंड मैनेजर्स पावर टू डिक्टेट एंड फॉर्म डिसीजंस व्हाइल मेकिंग एम्प्लॉय ओबे देयर ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है? जो ओनर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास पूरा पावर होता है कि वो डिक्टेट करें और सारे डिसीजन मेकिंग करें। और एम्प्लॉय का क्या काम है कि उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसको वो चुपचाप से ओबे करते जाएं। उनका कोई काम नहीं है डिसीजन मेकिंग का। ये जो मॉडल है वो क्या असर्ट करता है कि एम्प्लॉय को सुनना है उन सारे इंस्ट्रक्शंस को जो उनके बॉस उनको दे रहे हैं, है ना। जबकि जो मैनेजर्स होंगे वही सारे थिंकिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। एम्प्लॉयज को नहीं सोचना, मैनेजर ही सोचेंगे और वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे उनको एम्प्लॉयज को मानना है। The whole process is formalized with the managers and authority power has the right to give command to the people। इस मॉडल में क्या है कि मैनेजर के पास ही सारी अथॉरिटीज होती हैं, सारे राइट्स होते हैं कि वो कमांड दे सके लोगों को। जैसे कि you do this or else is a general dictatorship command। तुमको ये काम करना है मीन्स करना है, चाहे जैसे करो। कंप्लीट डिक्टेटरशिप टाइप का ये मॉडल है। मॉडल जो हमारा है ना वो है कस्टोडियल मॉडल। अब एक टाइम के आ गया कि जो मैनेजर थे ना वो अपने एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ज्यादा सोचने लगे। कौन सी सिक्योरिटी? सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में। मैनेजर ने क्या करा, उन्होंने स्टडी करना चाहा कि एम्प्लॉय की नीड क्या है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो ऑटोक्रेटिक सेटअप था ना उसमें एम्प्लॉय बहुत सी चीजों को बोलना चाहते थे, अपनी फीलिंग को जाहिर करना चाहते थे, लेकिन वो इनकेपेबल थे उन चीजों को बता पाने में, और वो बता नहीं पा रहे थे। इसलिए उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने लगी थी और वो काफी एग्रेसिव बिहेव करना शुरू कर दिए थे अपने बॉस के लिए।
तो क्या हो रहा था कि क्योंकि वो अपने फीलिंग को डिस्प्ले नहीं कर पा रहे थे, तो वो जो उनके अंदर की फीलिंग थी ना, वो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली और उनके नेबरहुड पे उतर रही थी, जिसका कि बहुत बुरा असर पड़ रहा था एंटायर कम्युनिटी पे और उस एम्प्लॉय के आपसी रिलेशनशिप पे, जिससे कि उनका जो परफॉर्मेंस हो रहा था वो काफी दिन व दिन खराब होता जा रहा था। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स ने क्या सोचा कि भाई हमें उनके रिगार्डिंग सोचना है कि उनकी नीड क्या है, उनकी सोशल नीड क्या है, उनकी इकोनॉमिक नीड क्या है, और हम उसके बारे में पता लगाएंगे और जो उनकी नीड है हम उनको पूरा करेंगे। तो अगर हम उनकी नीड पूरा कर देते हैं ना, तो वो मोटिवेटेड होंगे और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। मॉडल जो हमारा है ना, वो है सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल में किसी तरह का कोई स्पेस नहीं है, कोई कंट्रोल या ऑथोरिटेटिव पावर की जरूरत यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। इसमें कहा जाता है ये जो मॉडल है ना, वो सिंपली बेस्ड है स्टाफ के मोटिवेशन पे। कैसे मोटिवेशन करोगे स्टाफ का? तो मैनेजर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को अच्छा बना करके आप स्टाफ को मोटिवेट करोगे। और वो कैसे रिलेशनशिप अच्छा होगा? जिस तरीके से मैनेजर अपने एम्प्लॉय को डेली बेसिस पे ट्रीट करते हैं, उस बेसिस पे आप एक अच्छा रिलेशन बनाओगे मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में। क्लियर है? इसका जो मेन एस्पेक्ट था वो देखा गया था हॉथरॉन प्लांट ऑफ इलेक्ट्रिक इन द 1920 एंड 1930 के एक्सपेरिमेंट में, जो एल्टन मायो ने किया था। देखो इस मॉडल में क्या था ना कि थ्रू द लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशंस गिव द स्पेस एंड क्लाइमेट फॉर द एम्प्लॉय टू डेवलप फॉर्म देयर ओन थिंकिंग एंड टेक एन इनिशिएटिव। देखो लीडरशिप के थ्रू, एक अच्छे लीडरशिप के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था कि अपने एम्प्लॉयज को स्पेस देता था और ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करता था कि एम्प्लॉय खुद अपने ओन पे डेवलप कर सके, अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सके, नई इनिशिएटिव ले सके, और उनके इनिशिएटिव के बेसिस पे जो वो काम कर रहे हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर उनकी तरफ से कोई गलती होती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसको इम्प्रूव करें। अगर आप किसी को इनिशिएटिव लेने का चांस दोगे और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे कि भाई अगर आप इनिशिएटिव लेते हो और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, तो कोई भी एम्प्लॉय जो होगा वो उसको करेक्ट करने की हमेशा कोशिश करेगा। Managers are oriented towards supporting the employee to give the performance and not just support them through employee benefit as done in custodial approach। देखो यहाँ पे मैनेजर जो होते थे ना, वो एम्प्लॉय के सपोर्ट में हमेशा रहते थे कि भाई किस तरीके से हम अपने एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके, हमेशा उनको सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं कि वो खुद के बेनिफिट के लिए करते थे, बल्कि एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए सोचा जाता था। क्लियर है? इन शॉर्ट आप कह लो तो सपोर्टिव मॉडल जो है ना, वो money is not which retain the satisfaction of the employee, but it is a part of the organization's life that has been put to the use and make other employee feel wanted। सपोर्टिव मॉडल में क्या था? सपोर्टिव मॉडल में कहा गया कि भाई मनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जरूरी है, वो उससे सेटिस्फाइड सिर्फ नहीं होते। ये ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइफ है, जहां पे वो लोग काम करते हैं, वहां पे उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं, उस पे निर्भर करता है उनका सेटिस्फैक्शन, है ना। अगर पीपल को आप बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग दोगी, पीपल ये फील करेंगे कि हाँ मेरा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, तो वो ऐसे ही सेटिस्फाइड होंगे, और सेटिस्फाइड होंगे तो वो मोटिवेटेड होंगे, जिससे उनका जो एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है, वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। दैट मीन्स कि आप लीडरशिप अच्छा रखोगे, लीडरशिप के थ्रू आप एक अच्छा रिलेशन बनाओगे अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, जिससे कि वो लोग सेटिस्फाइड फील करेंगे। नेक्स्ट देख लो, वो है कॉलेजियल मॉडल। इसमें क्या था? द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलप्ड इन अ वे दैट नो बॉस नॉर सबऑर्डिनेट बट ऑल द कलीग हु हैव टू वर्क एज अ टीम। इस स्ट्रक्चर में क्या था? कोई बॉस नहीं होगा, कोई सबऑर्डिनेट नहीं होगा, बल्कि सभी लोग कलीग की तरह काम करेंगे, टीम की तरह काम करेंगे। कोई बॉस का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई सबऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट नहीं, है ना। सारे लोग मिलजुल करके पार्टिसिपेटिव वे में किसी भी काम को करेंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि टारगेट को सही रेट में अचीव कर सकें। कोई भी अपने जॉब टाइटल या स्टेटस के लिए वरीड नहीं होगा। यहाँ पे मैनेजर का जो रोल होगा वो कोच की तरह होगा। वो अपने टीम को गाइड करेगा अच्छे परफॉर्मेंस के लिए और एक पॉजिटिव और मोटिवेशनल वर्क फोर्स को तैयार करेगा। मींस जो वर्क रहेगा, जो वर्क इन्वायरमेंट होगा, वो काफी पॉजिटिव होगा और लोगों को वो मोटिवेट करता रहेगा एक गाइड की तरह अपने टीम को, है ना। और उसका मेन फोकस होगा कि जो उसका टीम है उसका ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके, ना कि उसका पर्सनल ग्रोथ हो सके।
है ना. The team requires adopting new approach, research and development and new technologies to better their performance. अब ये जो टीम होगी ना, मैनेजर और स्टाफ सबको मिला करके वो नए नए अप्रोचेस को देखेंगे, नए रिसर्च करेंगे, नए डेवलपमेंट को देखेंगे, नए टेक्नोलॉजीज से क्या करेंगे, अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करने की कोशिश करते रहेंगे. नेक्स्ट है, आप कह सकते हो कि जो कॉलेजियल मेथड है ना, वो सपोर्टिव मॉडल का एक्सटेंशन है. इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को फील करवाया जाता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना. दे ऑल्सो फील दैट मैनेजर आर नॉट जस्ट मेयर सुपरवाइजर बट आर ऑल्सो गिविंग देयर इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टीम. ऐसा नहीं फील करना है उनको कि मैनेजर जो है वो सुप्रीम है, वही जो सोचते हैं वही होता है, ऐसा नहीं है. उनको ये फीलिंग नहीं करवाना, उनको ये फील करना है कि वो मेरे इक्वल हैं और वो इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हमारे टीम को ग्रोथ करने के लिए. तो कॉलेजियल मॉडल को सक्सेस बनाने के लिए बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने बॉस और सबऑर्डिनेट का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसको कंप्लीट ही एबॉलिश कर दिया. उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो बॉस और सबऑर्डिनेट का जो टर्म है ना कहीं मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करता है, तो इसको कंप्लीटली उन्होंने एबॉलिश कर दिया, है ना. The manager is oriented toward the team performance while each employee is responsible for his task and toward each other. अब यहाँ पे जो मैनेजर था ना, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टीम का परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा हो, और जो सारे एम्प्लॉय थे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने टास्क को अच्छे तरीके से करें, है ना. वो डिसिप्लिन्ड में अपने काम को करें, साथ ही साथ स्टैंडर्ड को देखते हुए काम को करें कि उनका जो काम का स्टैंडर्ड है वो सही रहे और जो काम करने का डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे. नेक्स्ट देखिए, दैट इज सिस्टम मॉडल. ये मॉडल इमर्ज होकर के आया था बहुत सारे रिसर्च के बाद. टुडेज एम्प्लॉयज नीड मोर देन सैलरी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम देयर जॉब. अब देखो, जो एम्प्लॉय है ना आज के डेट में सिर्फ सैलरी या जॉब की सिक्योरिटी उसके लिए मैटर नहीं करता. उसको ये मैटर करता है कि वो जितने भी घंटे ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है उसकी क्या वैल्यू निकल करके आती है, उससे उसको क्या आउटकम मिलता है. सिर्फ सैलरी या फिर जॉब की सिक्योरिटी नहीं, और क्या वैल्यू निकल करके आता है, उसकी क्या मीनिंग है उतने घंटे वो अगर दे रहा है तो, है ना. वो देखता है कि क्या वो जो अपने घंटे दे रहा है काम को वो एथिकल है कि नहीं, उसको उससे रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं, ट्रस्ट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए या नहीं. मतलब जो चीज वो अपने घंटे दे रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू उसको गेन किया जा रहा है या नहीं, यानी कि एक कम्युनिटी की फीलिंग उसके अंदर आ रही है, यानी कोवर्कर के थ्रू. इट इज इन द सिस्टम मॉडल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मैनेजर आर मच मोर देन गेटिंग द वर्क डन बाय द एम्प्लॉय. यहाँ पे मैनेजर का भी जो एक्सपेक्टेशन होता है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम लेना उनका एक्सपेक्टेशन होता है. The manager has to show their emotional side. उनको अपने इमोशनल साइड को दिखाना पड़ेगा, अपने और थोड़ा ज्यादा कंपेंसेट होना पड़ेगा, है ना. अपने टीम के प्रति थोड़ा सेंसिटिवनेस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्कफोर्स होता है वो काफी डाइवर्स नेचर का होता है, सबकी अलग अलग नीड होती है, तो सारे के नीड को समझना होगा, थोड़ा फीलिंग लाना पड़ेगा. तो मैनेजर को क्या, उनको डिवोट करना पड़ेगा अपने अटेंशन को, ताकि जो लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनके अंदर ऑप्टिमिज्म की फीलिंग आए, होप की फीलिंग आए, ट्रस्टवर्दीनेस की फीलिंग आए, करेज, सेल्फ डिटर्मिनेशन की फीलिंग आए, है ना. तो उनको ये देखना होगा कि उनका जो वर्क है वो उसमें पॉजिटिवनेस आए, पॉजिटिवनेस को डेवलप करना है. जो वर्क कल्चर है वो काफी पॉजिटिव होना चाहिए, जहां पे जो एम्प्लॉय हैं अगर काम करते हैं तो उनको काफी रिलैक्स्ड फीलिंग आए. उनके लिए कभी ऐसा नहीं है कि हाँ वो अपने फैमिली को, अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हैं. तो इस वजह से क्या होगा, अगर वो ईज फील करेंगे काम को करने के लिए, उनको एक अच्छा और पॉजिटिव क्लाइमेट दिया जाएगा, तो वो काफी कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे अपने कंपनी के लिए, जिसके वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी increase. Managers always try to make the employees feel the part of the project and the organization and give them all the support so that they can increase their efficiency and output. Manager क्या करते हैं, एम्प्लॉय को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट का पार्ट शो करते हैं कि भाई आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अच्छे पार्ट हैं, जिस वजह से इस सपोर्ट की वजह से जो वर्कर होते हैं वहां के, उनकी एफिशिएंसी और आउटपुट दोनों ही इंक्रीज होता है. इसके बदले में the employee feel more emotionally and psychology part of the organization and become more responsible for their action. इसके बदले क्या होता है ना
कि एम्प्लॉय जो होते हैं ना वो और भी ज्यादा इमोशनली और साइकोलॉजिकली अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझने लगते हैं, जिस वजह से उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है। तो अब क्या होता है ना कि जैसे ही एम्प्लॉय इंस्पायर्ड हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल जब समझने लगते हैं ना खुद को, तो वो किसी काम को करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होगा और क्या गलत होगा। वो अपने पर्सनल अचीवमेंट से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।